Hello, sir. Am I clearly audible? Yes, Dhara, we can hear you. Okay, thank you. So, sir, my first question is, uh, आपकी जो आने वाली फिल्म लव यू पप्पू है, उसमें आप लीड रोल में नजर आएंगे. तो ये लीड रोल और सपोर्टिंग रोल के बीच के कॉन्ट्रास्ट को आप किस तरह से देखते हैं? हेलो. I think sir cannot hear us, maybe. Sir, you are on mute. Sir, kindly unmute yourself. We cannot hear you, sir. Sir, kindly unmute yourself. Hello, Yes, sir, you are audible. audible? Yeah, Yes. Anmol, continue. yeah, Anu. So Hello? we should begin from the start. Yeah, you can. Okay. Good evening, sir. Good evening, Anmol, good evening. We are very glad to have you here, and I already introduced you, but we can do it again. Yeah, So our guest for today's session of Batkahi is here with us, and I would like to introduce him first. Krishna Bhatt sir is a remarkable actor who has made our childhoods memorable and laughable with being Elijah in Lapata Ganj, and he has also worked in various super hit movies like Mission Mangal, Chini Kam, and many more. Till date, he has worked in almost 28 movies, and soon his new movie is coming, which is called Love You Pappu. And in this movie, he is in the lead role. So we are, excitingly waiting for this new movie of yours, and Yeah. we would love to see you in the lead role. So I extend a warm welcome to you on the behalf of the whole DW team and the audience that we have live. We welcome you, sir, and we are very glad to have you in this session. Moving forward, I would begin with the questions and queries that everyone has, and get into the session directly. yeah. First, I would like to call Dhara, invite her to put up her questions. Dhara, please put up your questions. Hello, sir. Thank Yeah. you so much for coming. Yeah, Dhara, ask me. सर, आपकी कॉमिक किरदार निभाने की शुरुआत कैसे हुई? जी देखिए, एक्चुअली क्या है, ये एक्टर के लिए ना कॉमिक किरदार, मतलब वो तो हो गया हूं मैं काम करते करते, बट मैं एज एन एक्टर उसको कैटेगराइज नहीं करता हूँ कि ये कॉमिक किरदार है या ये सीरियस है. और एक्चुअली हमको जो किरदार मिलता है मैं उसको बहुत सीरियसली प्ले करता हूँ. सिचुएशन ऐसे होती है कि या उसके बैकग्राउंड ऐसे होते हैं तो देखने वालों के लिए वो गुदगुदाता है. तो इट्स लाइक फॉर मी इट्स ए सीरियस जॉब, है ना. तो इसको एज एन एक्टर मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ कि ये कॉमिक कैरेक्टर है या सीरियस कैरेक्टर है, ये है. तो बट हाँ, डेफिनेटली काफी सारे कॉमेडी फिल्म बनती हैं,
फिक्शंस है, बहुत सारे अलग अलग तरह की फिल्में, एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनती है। तो मैंने ज्यादातर लोगों के लिए कॉमिकल कैरेक्टर्स किए हैं। तो कॉमेडी मेरे हिसाब से बहुत टफ जॉब है, क्योंकि लोगों को रुलाना या कोई और चीजें करना बहुत आसान है, बट अगर आपको किसी को, आजकल तो वैसे ही बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट या हंसी लाना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का, अभी ये जो कोविड-19 कोरोना का टाइम चल रहा है, वैसे भी इंसान बहुत सारे मुश्किलात में गुजर रहे हैं। तो ये जो कॉमिक किरदार नहीं है, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है। तो मैं जब मुंबई आया, अभी काफी साल हो गए मुझे, 20-21 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मुंबई में। उससे पहले मैंने थिएटर किया, बहुत साल थिएटर किया। तो ये जो जब मैंने स्टार्ट किया टीवी में काम करना, सबसे पहले मेरा दूरदर्शन में एक सीरियल आया था, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, जहां मैं और राजपाल यादव हमने साथ में काम किया। शायद आप में से बहुत सारे अभी तब शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, आई थिंक। तो ये 98 की बात है, 1998 की। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत थिन हुआ करता, अभी थोड़ा फिर भी अभी हेल्दी हूं। तो मेरे कदकाठी और जो चीजें हैं, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे आप दिखते हैं तो, और जैसे एक बार आपके ऊपर वो जो लग गया ना, तो आप कॉमेडी अच्छा करते हैं, तो फिर सब लोग चाहते हैं कि आपको उसी इमेज में देखना चाहते हैं, आपको उसी तरह काम करवाते हैं। तो ये है, एक है। बट एज एन एक्टर मुझे हर तरह का रोल करना पसंद है। वो कॉमेडी हो, वो नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव हो, या किसी भी तरह किरदार मुझे देंगे तो मैं उसको चैलेंजिंग समझ के एक्सेप्ट करता हूं, और उसको कोशिश करता हूं कि 100% मैं उसमें दे पाऊं। और मेरा मेन मुद्दा है कैरेक्टराइजेशन, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। जैसे अभी ये लव यू पप्पू, ये जो फिल्म आने वाली है, और भी एक फिल्म किया है अभी मिर्जापुर के जीजा, उसमें भी मैं लीड रोल में हूँ। और उससे पहले भी मैंने कुछ लीड रोल्स किए हैं, लीड मतलब वन ऑफ द लीड रोल। जैसे द कैंप एक फिल्म आई थी 2010 में, जिसमें मैं और संजय मिश्रा में, हमारे सीनियर ही है नेशनल क्लब ड्रामा में, हमने साथ में लीड रोल किया था। उससे पहले लेडीज टेलर, जिसमें राजपाल यादव, मैं, मनोज पावा, हमने साथ में काम किया था, उसमें भी मेरा वन ऑफ द लीड रोल था। उसके अलावा एक कौन हो सकता है एक फिल्म है, उसमें भी वन ऑफ द लीड रोल था। तो ऐसे काफी काम किए हैं, किसी में सपोर्टिंग, किसी में कैमियो, किसी में लीड रोल। और मुझे एक सीन हो, 10 सीन हो, 25 सीन हो, मैं उसको उसी तरीके से देखता हूं कि ये एक सीन है, 10 सीन है, 25 सीन है, या 30 सीन है, या 50 सीन है। कोशिश यही करते हैं हर सीन में जान भरने की, उसको उतने ही कमिटमेंट के साथ, उतने ही ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करता हूं। बस यही है। तो बस हाँ, डेफिनेटली ये है कि ज्यादातर मैंने कॉमिक कैरेक्टर्स किए हैं जी। जी, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। हेलो। यस सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे लव यू पप्पू मूवी के बारे में, तो उसमें आप लीड रोल में नजर आएंगे, तो लीड रोल और सपोर्टिंग रोल के बीच के जो कॉन्ट्रास्ट है एक्टर के लिए ना, जैसे डेफिनेटली हर एक्टर करना चाहता है, लीड रोल करना चाहता है, टाइटल रोल करना चाहता है। बट ये है कि हम मैं उसको वैसे, मुझे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। वही मैंने कहा, वो एक सीन हो, 10 सीन हो, 50 सीन हो, तो मैं ये एक सीन मैंने अगर हाँ कर दिया, कमिट किया कोई भी काम करने के लिए, जैसे मिशन मंगल में मैंने 2 सीन किया, चीनी कम में काफी सारे सीन थे मेरे,
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और मैंने एक और भी फिल्म की कमल हासन जी के साथ अभय, तो उसमें नॉट एग्जैक्टली कॉमिकल कैरेक्टर था और डिफरेंट कैरेक्टर था। तो जो भी काम करते हैं सपोर्टिंग हो, देखिए सपोर्टिंग क्या होता है, आप सपोर्ट करते हैं कोई भी फिल्म या टीवी, कोई भी हम जो काम करते हैं वो टीम वर्क है। उसमें लीड रोल वाला भी कुछ नहीं, अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना एक सपोर्टिंग कैरेक्टर से कुछ नहीं होता, पूरी टीम वर्क होती है जिसमें लाइटमैन से लेके स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन से लेके डायरेक्टर, राइटर, सबसे पहला स्टोरी, सबसे बड़ा मेन हीरो है मेरे लिए स्टोरी है। स्टोरी अच्छी है, मेहनत उसमें लगी हुई होती है, और तब जाके एक अच्छी फिल्म या अच्छी कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप स्टेज प्ले ले लो कोई भी, है ना, तो वो तब जाके एक अच्छी फिल्म बनती है। तो मेरे लिए मैं उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर, उसको डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ कि लीड रोल है या सपोर्टिंग कैरेक्टर है। हर किरदार, एक सीन करने वाला कैरेक्टर हो 10 सीन हो, उसका इंपॉर्टेंस फिल्म में होती है। तो हमको कोई भी एक्टर को जो भी कैरेक्टर मिलता है उसको उतना ही ईमानदारी से, उतना ही फोकस से उसको निभाना चाहिए। जी थैंक यू सो मच सर, इतने क्वेश्चंस थे मेरे। हाँ जी। Thank you, Dhara, for your questions. And sir, as you rightly said, the spirit of an actor is that he makes sure to do justice to every character that he plays and every character that he comes across. So thank you for giving us a lesson on that. Now I will move on to Anvesha and invite her to put up her questions. Anvesha, the mic is yours. Anvesha, can you hear me? I think her network, there is some problem. Yeah. I would like to move on to Harsh and invite him to put up his questions, and then we can move on to Anvesha. Hello, am I audible? या हर्ष। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। And as Anmol said, I am your biggest fan. Like Elijah, I still watch Lapata Gaj on YouTube every now and then. And literally I watch it every now and then, every second day, And, okay. So I'm your biggest fan on that note. And my first question is, थिएटर आपकी लाइफ में कैसे आया, कैसे थिएटर चालू हुआ और कब हुआ? ये बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। मेरे नेटिव प्लेस, एक्चुअली आई एम ए कन्नड़ी का, मैं नॉर्थ से नहीं, मैं साउथ से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस है मैंगलोर, अगर आपने सुना होगा मैंगलोर, कर्नाटक में मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही एक विलेज से हूँ मैं, गुत्तीगार नाम से। तो वहां पे मेरा जन्म हुआ और मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। तो वहां से मैं 5th स्टैंडर्ड में था। तो वहां पे क्या है आपको मालूम है, क्योंकि आप यहाँ पे अभी कहते हैं एनुअल डेज, हम स्कूल डेज करते थे जिसमें साल में एक बार हमको परफॉर्म करने का मौका मिलता था। तो 5th स्टैंडर्ड मैंने पहला नाटक किया था। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, क्या बनूंगा, बट हाँ कन्नड़ प्ले था तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था। उसके बाद हर साल मैं एक स्कूल डेज के एक प्ले में एक कैरेक्टर करता था, एक रोल करता था। तो 7th में मैंने मेन लीड किया था, एक दान शूर करण करके प्ले में करण का रोल निभाया। तो उस वक्त लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे एक फर्स्ट प्राइज भी मिला था, मुझे अभी भी याद है, एक स्टील का ग्लास मिला था।
तो उस वक्त मुझे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हम लोअर मिडिल क्लास में, हमको बहुत छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अप्रिशिएशन इतना मुझे मिला, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो अभिनय का ये जो टैलेंट है मेरे अंदर, कहीं ना कुछ है जो मैं इसको तराश सकता हूँ, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह से फिर हर साल मैं प्ले करता था, हर साल मुझे पुरस्कार मिलते गए। फिर मैं 11th-12th करने के लिए पास में एक सुब्रमण्य नाम से, अभी आप सब जानते हैं, वहां पे बहुत बड़ा एक टेम्पल है, वहां पे मैं 11th-12th करने गया, वहां भी मैं प्ले किया। तो वहां पे एक अग्निशिखा करके प्ले किया था, उसमें मैंने चाणक्य का रोल किया। वो इसलिए मुझे याद है क्योंकि वो आपके लाइफ के ना एक फाउंडेशंस होते हैं, जो अभी हम हैं उसके जो फाउंडेशन तभी लगने लग गए थे। तो उसमें मैंने चाणक्य का रोल किया, तो मुझे किसी ने ये कमेंट किया था कि मुझे ये एक एप्रिसिएशन मिला था, आप कृष्णा नहीं लगे, मुझे देखते वक्त ये लगा कि ये चाणक्य है। वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो वहां से मुझे लगा कि शायद मुझे एक्टिंग करनी है। अब मुझे पता नहीं था कि उसके लिए मुझे क्या करना है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैंगलोर आया, वहां पे मुझे रियल एक्सपोजर मिला कि वहां पे मैंने एक ग्रुप के साथ ज्वाइन किया, अभिव्यक्ता नाम के। वहां पे हर साल प्ले करता था। बहुत सारे मेरे एक दोस्त हैं मालिंग भट्ट, वो प्ले लिखते थे, मैं एक्ट करता था। बहुत सारे प्लेस किए हम लोगों ने कॉलेज में। उसके बाद मैं 89 में शायद, या 89 में यूके गया यक्षगाना परफॉर्मेंस के लिए। वहां पे 28-30 दिन हम ऑल ओवर यूके, कैम्ब्रिज, लंदन, चिंचेस्टर, विंचेस्टर, बहुत सारे शहरों में हमने यक्षगान का परफॉर्म किया। तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं पढ़ाई या एजुकेशन में आगे बढ़ के, या उस लाइन में आगे कुछ करके, या मैं इतना ज्यादा मुझे एक्सपोजर शायद नहीं मिलेगा जो मुझे अभिनय में मिल रहा है। और मेरे जो शौक है उसी को मैं प्रोफेशन में बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे मुझे वो भी पता नहीं था। उस वक्त मुझे पता चला ग्रेजुएशन खत्म करते ही कि नीनासम एक थिएटर इंस्टीट्यूट है कर्नाटक में, आपने शायद नहीं सुना होगा नाम। वहां पे जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, बीएनए है यूपी में, तो वैसे ही कर्नाटक में एक थिएटर इंस्टीट्यूट नीनासम, वहां पे 1 साल का थिएटर को इंस्टीट्यूट डिप्लोमा कोर्स किया मैंने। और उसके बाद 1 साल तिरुगाटा में, वहां 2 साल वहां बिताया। तो वहां पे मेरा एक्चुअल एक्टिंग के प्रति, अभिनय के प्रति बहुत ज्यादा ये जो इंटरेस्ट है वो पैदा हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ सीखा मैंने मेरे गुरुजनों से। सीआर जंबे सर, अक्षरा, और बहुत सारे अइताल, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैं किसके नाम गिनने लग जाऊं तो बहुत सारे गुरुजन हैं जिन्होंने हमको सिखाया है अभिनय की बारीकियां। तो वहां पे मैं 2 साल बिताने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने सिंसियरली थिएटर करते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए। फिर उन्होंने ही मुझे वहां का एप्लीकेशन फॉर्म मंगा के, फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया नेशनल ड्रामा। फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, दिल्ली आए, दिल्ली वर्कशॉप 4 दिन का, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेशनल ड्रामा में एडमिशन मुझे मिल गया। बहुत बार ऐसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, उनको 7-8 बार देने के बाद, लगातार कोशिश के बाद मिलता है, लेकिन मुझे लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां भी बहुत सारे लोग इंडिया से, अब्रॉड से बहुत सारे लोग आके हमको बहुत कुछ सिखाया, नाटक किया। मेरे बैच के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे फिल्म इंडस्ट्री में। नाम लेने जाऊंगा तो मेरे बहुत अच्छे, अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में हम रोज बात करते हैं। ज्ञान प्रकाश, अभय कुलकर्णी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, बहुत सबके सब, और बहुत सारे लोग
थिएटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप भट्टाचार्य, अभिलाष पिल्ले भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फैकल्टी में है। तो इस तरह से हमारे पूरे बैच जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज की तारीख में। मुंबई में हो, कहीं भी हो, वो थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूरा हमारा बैच, तो हमारे दोस्त लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं सबसे बड़ी बात, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जब NSD आया तो मैं हिंदी बोल भी नहीं पाता था ठीक से, क्योंकि मैं कर्नाटक बैकग्राउंड से था, कन्नड़ बोलता था, कन्नड़ थिएटर किए थे। क्योंकि मैं जिस शहर, छोटा से गांव से बिलोंग करता हूँ, वहां पे हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, कन्नड़ के अलावा कुछ नहीं। तो मैं टूटी फूटी हिंदी बोल पाता था जब NSD आया। लेकिन मुझे अभिनय में करना था, तो धीरे धीरे जो मेहनत की और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्ले काटकान समय कहानी को मंचन किया था, उसमें मैंने मेन रोल किया हिंदी में। तो बस मेरा यही मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो सब कुछ हासिल आप कर सकते हैं। बट ये है, वक्त आपका साथ देना चाहिए और बस आपको हार नहीं माननी है। आप अपना काम करते रहिए और अच्छा काम करने का सोचिए, तो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो NSD के बाद मैं फिर थिएटर वर्कशॉप करता था ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड में भी बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप्स किए। वहां पे अभी मुंबई में भी जो काम करते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत हैं जो वर्कशॉप में स्टूडेंट्स थे, वो फिर NSD आए, फिर मुंबई आए, अभी काम कर रहे हैं, थिएटर का अच्छा काम करते हैं, सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो मुझे थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है, तो मैंने लोगों के साथ शेयर किया उसको। और फिर मैं करते करते फिर मैं 98 में मुंबई शिफ्ट हुआ। जी, ये मेरा थिएटर बैकग्राउंड है। सर बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपकी जर्नी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए या जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, उसको आपने कैसे ओवरकम किया। और अभी आप जो बन पाए हैं, बातचीत करना, एक वो जो थिएटर में है जिनका एक वो बन जाता है कि मुझे थिएटर ही करना है लाइफ टाइम, और एक वो जो स्विच कर जाते हैं बॉलीवुड में या किसी और फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वो कुछ वजहें होती हैं जो आदमी थिएटर से जुड़ा रहना चाहता है हमेशा, और क्या कुछ वजह होती हैं कि वो उसको मूव ऑन करके मूवीज में आ जाता है? देखिए, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं अपने से खुद से बोलता हूँ। मेरा एक्चुअली मुंबई आने का कोई इरादा ही नहीं था, मैं सच बताऊं तो। मेरा बहुत अलग इंसिडेंट है। मैं मुंबई क्यों आया, उसकी कहानी बिल्कुल कुछ अलग ही है। क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो उससे बिल्कुल अलग तरह का सिचुएशन हुआ था मेरे साथ। मैं थिएटर कर रहा था, बहुत खुश था, थिएटर वर्कशॉप करता था, प्ले डायरेक्ट कर रहा था, दिल्ली में, उदयपुर, पिथौरागढ़, कहाँ नहीं गए हम। मेरे NSD में मेरे गुरु रह चुके हैं, बाद में हमने साथ में बहुत वर्कशॉप किया, देवेंद्र राज अंकुर जी, उनके साथ ऑल ओवर इंडिया में बहुत मैं वर्कशॉप कर रहा था, काम कर रहा था। और लेकिन मुझे एज एन एक्टर काम करना था, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं NSD रेपर्टरी ज्वाइन करूं या बैंगलोर में भी जाके मैंने बहुत थिएटर किया। बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होने के बाद 94 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास किया। उसके बाद मैं 3-4 साल थिएटर वर्कशॉप, प्ले डायरेक्ट करना, ये सब कर रहा था। तो मुझे अचानक लगा मैं एक्टर हूं, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूं। तो उसी वक्त मुझे मेरे एक मित्र ने ऐसे मजाक में चैलेंज किया, तुम बहुत बढ़िया वर्कशॉप वगैरह कर रहे हो, सेफ जोन में गए हो, तुम सेफ गेम खेल रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें वर्कशॉप कर रहे हो, इतने एक थिएटर वर्कशॉप करने से, क्लासेस लेने से इतने पैसे मिलते हैं। तो लेकिन रियल स्ट्रगल और जो टफ टाइम होता है वो मुंबई में। तो मैं एक्चुअली वो चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं ऐसे ही मुंबई आया था देखने के लिए क्या है मुंबई में, ऐसा क्या मुश्किलात होती है, देखते हैं।
तो मेरा ये था ही नहीं है कि मैंने उस वक्त उसको डिफरेंशिएट नहीं किया था कि ये थिएटर है, क्योंकि मैंने थिएटर बहुत साल किए थे। वही आप सोचो, 5th स्टैंडर्ड से अगर मैंने थिएटर किया है, उसके बाद ग्रेजुएट हर साल प्ले करता था, फिर मैं नीनासम, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके बाद 3-4 साल, तो आपने कितने साल थिएटर किए? 15 से 20 साल के थिएटर एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा मानना यह है कि आपको हर चीज को आजमाना चाहिए। आप एक्टर हैं, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करता, हर मेरी अलग है, इसके अपने अपनी कमियां हैं, खूबियां हैं, हर चीज में माइनस है, प्लस है, राइट। तो थिएटर का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं अभी भी कहता हूँ थिएटर मेरा पहला प्यार है, और मैं अभी भी बहुत पैशनेट हूँ थिएटर के लिए, बहुत पसंद करता हूँ। मैं मिस भी करता हूँ थिएटर को। मैं करूंगा, फिर जाके एक दिन फिर से थिएटर करना शुरू कर दूंगा, ये 100% तय है। तो मेरा मानना यह है कि थिएटर क्या है, लाइव एक्सपीरियंस है आपके लिए। आपके सामने ऑडियंस है, आप ऑडियंस के लिए आप करते हैं एक रिहर्सल, आप 1 महीना आप थिएटर का कोई भी आप प्ले उठाते हैं, आप रिहर्सल करते हैं, और वहां पे आपको रीटेक का मौका नहीं मिलता है। आप एक बार आपका प्ले स्टार्ट हो गया, कुछ आपने गलतियां की, कुछ भी आप डायलॉग भूल गए या कुछ भी हुआ, तो आपको वहां रीटेक का मौका नहीं है। फिल्मों में, टीवी में आप काम करते हैं तो आपको रीटेक का मौका है। आप कैमरा के लिए करते हैं, बाद में ऑडियंस देखते हैं, आपको बाद में उसका रेस्पॉन्स मिलता है कि आपका लोगों को कैसा लगा। थिएटर में लाइव आपको उसी वक्त पता चलता है। उससे बहुत पहले मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कि अच्छे विचार रखें, अच्छे सोच रखें, और फोकस रखें क्या करना चाहिए हमको ना, जो भी करना है उस पर फोकस और कोशिश करते रहे। 3 चीजें मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, जब कोशिश आप करते रहेंगे फेल्यूर सामने आएंगे। आप जब सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, ठीक है, और एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद जब कामयाब मिलती है, सक्सेस आपको मिलता है, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। हैंगओवर लेके ग्राउंड छोड़ना नहीं है, धरती पे अटके रहना है, जमीन से जुड़े रहना है। जमीन छोड़ेंगे, आपको जमीन छोड़ देगा, फिर आप उड़ते ही रहेंगे इधर उधर, कोई पूछने वाला नहीं होता है। बहुत एग्जाम्पल है दुनिया में, तो जिन्होंने जमीन छोड़ा वो कहीं के नहीं रहे। तो जमीन से जुड़े रहे हम लोग, और प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल जाएं, भाईचारा रखें, लोगों से प्यार से बात करें, ये मेन चीज है। बाकी कोई एक्टर है, कोई अपना सैलून में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई राइटर है, कोई कुछ है, सबके अपने अपने प्रोफेशन है। जो भी प्रोफेशन को अच्छे से, ईमानदारी से 100% देके निभाए, हर इंसान मेरे लिए स्टार है, वो सेलिब्रिटी है मेरे लिए। मैं अगर अपने काम को नहीं निभाता हूं अच्छे से, तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, ना मैं कुछ हूं। अगर मैं अपने काम को अच्छे से निभाता हूं ईमानदारी से, तो मैं भी, आप भी अपने काम अच्छे से निभाएंगे तो आप भी स्टार है। हर आदमी, हर इंसान मेरे लिए उतने ही मायने रखता है जितना एक बहुत बड़ा आदमी। और कोई भी काम छोटा नहीं होता मेरे, है ना। सोच जो है वो छोटी होती है, काम कोई छोटा नहीं होता, सब काम का है। काम आपको आना चाहिए, आप अच्छा काम करिए। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड है, हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता है, या हर आदमी बच्चन साहब नहीं बन सकते हैं। सबके अपने अपने तकदीर है, अपने अपने किस्मत है, अपने अपने जगह है। आप क्या जिसके लिए आए थे वो काम को बखूबी निभाएं। जो आप काम करते हैं उसको अच्छे से करते रहिए, और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। सर, हमारे टीम मेंबर्स के कुछ एक सवाल और हैं। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास कुछ समय और है तो वो कुछ सवाल हम आपसे पूछें और सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, बिल्कुल पूछें। ओके हर्ष,
आई थिंक अन्वेषा इज लेफ्ट विद द क्वेश्चंस, तो अन्वेषा आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी सर से. माइक इज ओवर टू यू अन्वेषा. Good evening. Audible to you? या अन्वेषा, ask. Hello. या अन्वेषा. सर पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी. पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि लापतागंज की तरह एक मास्टरपीस आप सबने मिलकर हमारे सामने रखा. और आपकी शुक्रिया. और मामा की जो दोस्ती थी, जो पार्टनरशिप, वो बहुत अच्छी रही. और मेरा सवाल ये है कि अपने कार्यकाल में आपने कई तरह के किरदार निभाए हैं, कहानियों को महसूस किया. आपके अनुसार दर्शकों को कैसी कहानियां ज्यादा रोचक लगती हैं, जैसे सामाजिक मुद्दों पर या फिर कॉमेडी? और क्या आपको लगता है कि 2000 के साल के जो दर्शक थे और 2021 के जो दर्शक हैं, उनकी कहानी रुचियों में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे ये कॉमेडी या कुछ को भी लेकर? अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने. देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है और हर फील्ड में जो काम करते हैं उसको समय के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर बदलते रहना चाहिए. तो ये वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी काम हो, है ना. अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे बिजनेस पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं. अब जो मार्केटिंग का तरीका बदल गया है, ऑनलाइन बहुत कुछ ये हर चीज बदलता रहता है समय के साथ. जैसे आप आगे बढ़ते हैं, साइंस या जो भी चीजें, तो वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री का भी वही है. एक्सपेरिमेंटल फिल्म बन रहे हैं. जैसे आपने पूछा कि लोगों को क्या पसंद है ज्यादा, हर इंसान का अलग अलग पसंद है. किसी को कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, किसी को कैथार्सिस, आई मीन मतलब ट्रेजेडी है, वो देख के रोना. जैसे जो आपने डेली सोप में आजकल बड़े जो सास बहू की जो खेल होती है, वो बहुत पसंद करते हैं लेडीज. घर में बैठ के खाना बनाते वक्त देखते देखते हैं प्याज काट के रो रही हैं या सीरियल देख के रो रही हैं, पता नहीं चलता है. तो हस्बैंड घर आता है तो जो कहते तो प्याज भी काट रही होती है, तो उससे भी आंख जल के पानी आ रहा है, या सीरियल देख के उसको सास बहू की झगड़ा देख के वो रो रही है, वो पता नहीं चलता है कभी कभी. तो हस्बैंड जो है कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि मैडम आप किस लिए रो रही हैं, प्याज ज्यादा तीखा है या सीन बहुत खतरनाक है जो आप देख रही हैं. तो हर इंसान का अलग अलग टेस्ट है. मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे एज ए क्रिएटिव पर्सन की रेलेवेंट चीज आज की तारीख में हमें ऑडियंस को क्या देना चाहिए. मैं कतई पसंद नहीं करता हूं कि गंदगी परोसना. मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं जो आज की तारीख में जो वेब सीरीज हैं या जो भी है, आप यंगस्टर्स हैं, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं इन सबसे दूर रहना चाहिए. और मैंने अब तक कोशिश की है फैमिली बैठ के देख सके ऐसा काम करूं, और कोशिश करूंगा आगे भी ऐसे ही काम करता रहूं, क्योंकि हमको लोगों को, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है एजुकेट करने की लोगों की. हर तबके के लोगों को मैं चाहता हूं कि हर इंसान को एक दूसरे को साथ में लेके चलना चाहिए. तो किस हद तक आप रियलिस्टिक के नाम पे या किसी चीज के नाम पे किस हद तक आप जा सकते हैं, एक लिमिट तक तो ठीक है, समझ में आती है, चलो ठीक है. तो आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि रियलिज्म के नाम पे हम बहुत कुछ रियलिज्म के इस पे कर देते हैं, लेकिन वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं उसको पसंद नहीं करता हूं. बहुत क्लियर कट मेरा वो फंडा है. और दूसरी बात, आपने कहा कि किस तरह की, देखिए साफ सुथरा कोई भी चीज है एज एन एक्टर मैं करना चाहता हूं और वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं. अब लोग क्या पसंद करते हैं ये हम एग्जैक्टली नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एक्शन पसंद है और बहुत लोगों को पसंद है. किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को ऋतिक रोशन पसंद है, किसी को बच्चन साहब पसंद है अभी भी, और
किसी को शाहरुख खान, किसी को सलमान खान, एक्टरों में भी अलग अलग है, तो फिल्म भी किसी किसी का अलग ही है। देखिए कोई को किसी को ऐसा है कि एक्टर देख के फिल्म देखते हैं, ये एक्टर है तो मेरा पसंदीदा एक्टर मैं इसके लिए। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट स्टोरी मेन होनी चाहिए, और ये हम कह नहीं सकते, हम आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं क्रिएटिव फील्ड के थ्रू, हम समाज को बदल नहीं सकते हैं, राइट। सोच देखो, ये कहानी हम कह रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है ना, ये एक समाज के लिए आईना होता है, जो समाज से उसी चीज को हम उठाते हैं आपको ही देते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं और से उठा के हम कहानी बनाते हैं, कहानी जो बनती है वो इर्द गिर्द से देख के, जो रिलेवेंट चीजें हैं इर्द गिर्द, वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, वो कोई दूसरा क्राइम के बारे में हो, दूसरा मुद्दा हो, उन सब चीजों से देख के और कहानी गढ़ी जाती है और उसको हम परफॉर्म करते हैं हर समय के हिसाब से। फिल्म के 2000 हो, 1960 से लेके 1980s में अलग दौर, उसके बाद 90s में अलग दौर, हर चीज का अलग समय। म्यूजिक फिल्मों में म्यूजिक हो या कहानी हो, अभी इतने एक्सपेरिमेंटल फिल्म बन रही हैं, आपने पहले ऐसी फिल्म आप देख ही नहीं पाते थे। अभी जिस तरह की फिल्म, अभी एक OTT प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज का दौर आया, बहुत कुछ बदलता रहता है, तो समय के साथ चीजें बदलती है और हमको भी बदलते रहना है। जी बिल्कुल। मैंने कहा क्या किया उसका जवाब दे सकता हूं। मैंने ज्यादातर कॉमेडी किए, लेकिन डेफिनेटली एज एन एक्टर मैं हर तरह किरदार निभाना चाहता हूं। कभी कभी मौका मिला ऐसे किरदार निभाने का, कभी कभी नहीं मिलता है। लोग चाहते हैं कि लोगों को हंसाना मुश्किल जॉब है, तो आप अच्छा करते हैं तो आप यही करते रहिए। जी शुक्रिया हेलो। सर। फैमिली साथ में बैठकर मूवी देख सके, इस जी। पर आपका वक्तव्य जानकर बहुत अच्छा लगा। आपका मैंने आज इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा था कि आपको मुंबई में जब पहली बार काम मिला था तो वो पेजर वाली घटना हुई थी, एक साथ जी, जी। 4 काम मिल गए आपको, अपने पिताजी को चिट्ठी लिख रहे थे। तो उस वाकये से आपको क्या लगता है कि उस घड़ी किस्मत ने आपका साथ दिया या ये आपके परिश्रम का फल था? आपके अनुसार क्या किस्मत या नियति जैसी कोई चीज होती है? अगर होती है तो आपके कैरियर में आपकी किस्मत का कितना योगदान रहा? देखिए मैं मानता हूं कि 2 चीजें इसमें, अगर किस्मत में से ही सब कुछ होता है करके मैं घर पे बैठा रहूंगा तो किस्मत मेरे को रोटी नहीं खिला सकते, राइट। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, सिर्फ मेहनत या मैं किस्मत कुछ लोग बोलते हैं ना, वो तब बोलते हैं जब उनका अच्छा समय आता है, उसके बाद बोलते हैं देख साहब मैंने किस्मत को चैलेंज किया। वो शुरू में नहीं बोलेंगे, कब भी आप देखना, कोई भी कामयाब इंसान उसके बाद बोलता है ना, भगवान के भरोसे ही रहोगे तो नहीं होगा, पहले खुद के भरोसे रहो। ये मानता हूं मैं, बिल्कुल सही बात है। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे काम आता है, एक और एक्टर है उसको भी काम आता है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं, इसको किस्मत कहते हैं। मौका मिलना किस्मत है। मौका आपको काम करने का मिला, उसके बाद आपका परिश्रम और आपका जो लगन, आप उस काम को करना आपको आता है कि नहीं। काम मिलने से ही सब कुछ नहीं होगा ना, काम तो करना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको काम आना चाहिए, तो वो आपका परिश्रम है, दोनों साथ मिलके होता है, मेरा ये मानना है। तो मैंने वही बोला, मैं मुंबई आने को सोचा ही नहीं था, तो मैं मुंबई आया तो मेरी किस्मत मुंबई लेके आई, राइट। नहीं तो मैं भी थिएटर कर रहा होता बैंगलोर में कहीं, एक गांव बना के, मेरा बहुत इच्छा है आगे जाकर करूंगा शायद, एक गांव में एक थिएटर ग्रुप बना के वहां कुछ काम करने का बड़ा मन था मेरा। लेकिन डेस्टिनी ये है कि मैं मुंबई आया, मुंबई में भी कर रहा हूं। तो मैं डेस्टिनी को बिल्कुल मानता हूं, किस्मत को मैं मानता हूं, लेकिन किस्मत के भरोसे आप नहीं रह सकते, आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। तो जब आपका क्लिक करेगा चीज तो आपको काम मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं
एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं कहीं शूटिंग करने के लिए गया था, वहां पे ऐसे ही मैं जा रहा था तो एक वो छोटा सा वो जो हाथ से बनाया हुआ ना बैम्बू में वो लटकाया हुआ तंबूरा, वो लेके एक फोक गाना गा रहे थे एक सज्जन, फटे हुए कपड़े पहने। मैं सच बताता हूँ आपको ईमानदारी से कि किसी भी सिंगर से वो कम नहीं थे जो आज की तारीख में जो स्टार सिंगर्स हैं, जो बहुत कामयाब सिंगर्स हैं, वो किसी भी मैं हिल गया था वो सुन के। लेकिन वो कहाँ है, ऐसा क्यों है? तो किस्मत। लेकिन अब वो कैसे आएंगे? अब देखिए एक किस्सा बीच में भी हुआ, एक सिंगर वो रेलवे प्लेटफॉर्म में वो हिमेश रेशमिया उनको लेके आए, वो पूरा हंगामा हुआ, ये वो वापस अभी पता नहीं क्या। तो आप वही मैंने कहा ना, आपको जब बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करता है, किस्मत, आपके लगन, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, और आप कितना डेडिकेटेड है, कमिटेड है, आप सक्सेस आपको मिलती है, आप रियलाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें, ये सब कुछ मिल के होता है। तो अभी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए वो सब इंसान, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार है, सेलिब्रिटी है, और वो आदमी सक्सेस, वो अपने काम से जब तृप्त हो जाता है, अब वो खुश है, तो समझ लो कि उसका वो सक्सेस है। सक्सेस का पैरामीटर उसको हम कैसे जज करते हैं, उसका परसेंटेज कैसे जज करते हैं? मैं सक्सेस हो गया ऐसे कोई बोलता है? सक्सेस देखने वालों के लिए होता है, अरे यार ये वहां पहुंच गया, अरे यार ये कर रहा है, राइट? तो सक्सेस का जो होना और कामयाबी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक्टर का मेरा सपना था, मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर बन गया। लोग मुझे देख के, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपको काम पसंद आया, हमने जो काम किया है और आप तक वो काम हम पहुंचा पाए, तो हम एक तरह से सक्सेस है, एक तरह से हम लोग। तो उस वक्त देखिए, मैं वही मानता हूं कि किस्मत साथ देती है, और समय अलग अलग होता है, और नहीं तो अभी जैसे कह रहे हैं ना, सब कुछ अच्छा ही होता है, तो सुख दुख क्यों बोलते हैं, अच्छा बुरा, या तो हर आदमी, मैंने वही कहा ना, हर आदमी अदानी अंबानी होते, हर आदमी बिजनेस करने वाले या एक्टर है, हर आदमी सलमान खान, ऋतिक रोशन या बच्चन साहब कामयाब एक्टर में वो होते। तो सब हर आदमी का अपनी एक जगह है, उस जगह को हमको समझना है, अपनी कोशिश करते रहना है, और सीखने का प्रक्रिया बिल्कुल एकदम निरंतर। तो आप जो चाहते हैं वो, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, आप यंगस्टर्स हैं, हमेशा याद रखिएगा, किसी चीज के लिए डेस्परेट मत होना। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस मत होना, इससे बहुत तकलीफ होती है। आप एक एक स्टेप चढ़ते जाइए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना है लाइफ में। शॉर्टकट मत अपनाइए कि अरे यार मुझे रातों रात, मैं इस चीज को मानता ही नहीं, बोलते हैं ना, अरे रातों रात स्टार हो गया, मुंबई जाएंगे तो रातों रात स्टार हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता है। टाइमिंग होता है, एक काम मिल गया वो हो जाता है, कभी कभी लोगों को समय लगता है, कभी कभी लोगों को अचानक से काम मिल जाती है। तो ये जो आपने पेजर वाली बात कही ना, मैं एनएसडी इतना सब कुछ करके आया, तो मुझे लगा कि कुछ होगा, लेकिन मुझे कुछ काम ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार गलत आ गया, मैं पिताजी को चिट्ठी लिख रहा था, तो उसी वक्त पेजर, मोबाइल नहीं था, पेजर टू बजा, देखा तो एक एपिसोड ही काम आ गया, थोड़ी देर फिर एक साथ 3-4 काम आए, तो फिर मैं वो करने लगा। फिर मैंने चलो रुक के देखते हैं, फिर एक के बाद काम होते आज की तारीख में मुंबई कर बन के यहीं के हो गए। और कभी अच्छा काम आता है, कभी अपने मन मुताबिक कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करके, कभी नहीं मिलता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन आप कोशिश यही करते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन वही है कि कभी बहुत अच्छा होता है, कभी
थोड़ा बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज है जी, अगर हो सकता, मे बी आई डोंट नो, आपके जवाब का सवाल का जवाब मैंने दिया हो। यस सर, यस या सर, अनुषा? बिल्कुल हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ आपके उत्तर से। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आप जब शुरू एमएसडी में गए तो आप हिंदी नहीं बोल पाते थे ठीक से, तो काम ना मिलने की वजह से या हिंदी जी। ना बोल पाने की कठिनाई के कारण क्या कभी आपको निराशा हुई? और निराश स्थिति में एक कलाकार को किस चीज की सर्वाधिक जरूरत रहती है? मतलब सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए अगर पूरा वक्त चल रहा है किसी कलाकार के? देखिए, हाँ, नहीं देखिए, वो ऐसे होता है जैसे अभी हम मेरे साथ भी होता है। अरे यार, मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ वो काम नहीं उस तरह के सामने से आता है। और कभी कभी हमको सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो हम अपने हिसाब का काम जब नहीं मिलता है तो कुछ दूसरा एडजस्टमेंट करके हमको करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसमें भी मैं कुछ करूँ, ऐसे उसको अपने हिसाब से घुमा फिरा के अपने हिसाब से काम बना लूं। तो ये होता है कि डेफिनेटली होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। अब इससे क्या है, आपको खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो निराशा है चारों तरफ, इससे बड़ा निराशा तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि कब ठीक होगा, कब ये जो स्प्रेड हो रहा है रुकेगा। तो लेकिन ऐसे बहुत सारी बीमारी हुई जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, शायद 1918 में या कुछ। एक ऐसे बीमारी आके 5 करोड़ लोगों का ये हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वो खत्म हुआ ना, उसके बाद लाइफ चली, तो ये भी खत्म हो जाएगा। वैसे ही जो मुश्किल घड़ी है वो भी निकल जाता है। मेरा ये मानना है, कोई भी समय हो, अपना प्रैक्टिस कर, कोई भी चीज आप करते हो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करते रहिए। अप एंड डाउन लाइफ में ऊपर नीचे ही चलता रहेगा। एकदम आप ऊपर ऐसे ग्राफ जाएगा तो फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। कभी लाइफ में आप खुश रहेंगे, कभी मन उदास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ, कभी कभी मेरी डॉटर है, बेटी, तो ऐसे बैठी रहती, मैंने क्या हुआ बेटा, बोलते मन उदास है। मैं पूछता हूँ क्यों बेटा, तो कहते पता नहीं। तो मैंने कहा आपको रीजन नहीं पता? बोल रहे हाँ नहीं पता नहीं है बेटा, ऐसे मन उदास है। तो होता है, कभी कभी रीजन भी नहीं पता होता है ना। किसी कारण से ऐसे आपके मन में कुछ ख्याल आता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आपके हिसाब से नहीं चलता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मेरी जो बेटी है वो अभी 10th खत्म करके 11th में गई, तो वो कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला। क्या करे, नहीं मिला, अभी नहीं मिला, ऑनलाइन स्टडी करना पड़ रहा है। वो जो लाइफ है, वो 11th में 12th में कॉलेज में जाना, दोस्ती और एक माहौल है, वो मिस किया। तो मिस किया भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं मिला अभी। लेकिन मैं उसको यही बोलता हूँ बेटा इससे भी बहुत मुश्किल में है, तो आपको तो कम से कम आपने ये मिस किया। बहुत लोग तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, लोगों को खो रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको बोलता हूं, आप तरक्की करना चाहते हैं ऊपर देखिए, आप दुखी हैं तो नीचे देखिए। समझ गए मेरी बात? आप कभी आगे बढ़ना चाहे तो ऊपर देखिए। एक एग्जाम्पल सेट कर दिए, मुझे भी आगे जाना है, वो गया है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जा सकता हूं। ऊपर देखें। कभी बहुत दुख होते हैं आपके पास, अरे मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो नीचे देखे, अरे कम से कम उससे तो मैं तो इतना तो हासिल कर पाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहे हैं? तो ये चीज है कि हमेशा हम ना, हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जो है छोटी छोटी खुशियां, उसको हम एंजॉय करें। जो है हमारे पास कोशिश करते रहे, जो है नहीं उसको पाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो है नहीं उसको पाने की डेस्परेशन में
जो है उसको भी हम भूल जाएं और अपने जो लाइफ की जो समय को बर्बाद करें। और मैं इस पे विश्वास करता हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ उसको एंजॉय करें और कोशिश करते रहे आज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करें, मोटिवेट करें एक दूसरे को, खुद को मोटिवेट करें, आत्मविश्वास रखिए, भरोसा रखिए खुद पर, या मैं कर पाऊंगा, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो करूंगा, तो आप डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। दरअसल जब हम बचपन में छोटी सी डब्बे वाली टीवी होती थी उस पर देखते थे लापतागंज, हमने कभी मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि हम तो बंगाल में हैं और आप मुंबई या दिल्ली कहीं भी, तो हम ऐसे मुलाकात या बात हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया अन्वेषा, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे सभी लोगों ने, और समझ में आती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या सोच सकते हैं। ये सवाल पूछने से पता चल जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और अच्छा लगता है ऐसे देख के यंगस्टर्स और इस तरह की सोच रखते हैं आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये देख के मुझे सच में अच्छा लगता है। जी थैंक यू सो मच सर। आपकी जितना आपका एक्सपीरियंस है उतनी अभी हमारी एज भी नहीं है, तो हमारी ये बहुत अच्छी किस्मत है कि आज हमें आपसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला, और आपने अपने जितने भी अनुभव हमारे सबके साथ साझा किए हैं वो हमारे लिए एक ट्रेजर है, पूंजी है, और हम उनको हमेशा अपनी लाइफ में आगे लेकर चलेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि कैसे हमें कोशिश करते रहना है और कामयाबी मिलने पर हमेशा जमीन से जुड़े रहना है। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक मंच है और यहाँ जितने भी लोग हैं सब कलाकार हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जिस कैरेक्टर में यहाँ आए हैं उसके प्रति ईमानदार रहें और उससे जस्टिस कर सके। सर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ कि आज मैंने आपसे बात की या मैंने आपसे इतना कुछ सीखने को मिला। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें पूरी जिंदगी भर नहीं सीख पाते जितनी आपने हमें इन कुछ इतने कम समय में जितना कुछ आपने हमें सिखा दिया अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, उतनी चीजें सिखाना सीखना इतना आसान नहीं होता। सो आई फील आई एम रियली इमोशनल राइट नाउ, बट आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड थैंकफुल कि आपने हम लोग के साथ सेशन करने का कंसिडर किया, और शायद ये हमारी अच्छी किस्मत ही रही होगी कि आप यहाँ आए और ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिससे हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो पाए। और मैं आशा करूंगी कि आगे चलकर भी ऐसे कुछ ना कुछ सेशंस होते रहे जिससे हमें आपसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहे और आप हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहें। एनी टाइम अनमोल, आप कभी भी कोई भी ऐसे कुछ आपको है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपने अभी जो शेक्सपियर का ये जो बात कही है, आपको समझ है उस बात की, ये आपने सही कहा। बिल्कुल रंगमंच है और हम एक एक किरदार निभाने, आपको समझ में आ रही होगी ये बात, आपको ये सब बात समझ में आई इस छोटी उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें देखिए किरदार निभाने आए, इसका मतलब क्या है, हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है। Absolutely. आप समझ रहे हैं ना? तो हर आदमी का अपना एक रोल है, उसको निभाने आए हम, तो हम अपने जो रोल हमको जो मिला है उसको हम बखूबी निभाएं, राइट? तो इसके लिए उसका जो वो रोल है उसके पीछे ना लगे, जो हमको जो रोल मिले वो हम बखूबी निभाएं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अपने खुद के बारे में मैंने पूरा नहीं बताया। आपने अगर मेरा कभी जो YouTube का जो एक गूगल पे है इंटरव्यू देखा होगा या पता नहीं, उसमें मैंने कहा मेरा बचपन, हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही छोटा सा होटल जो कहते हैं गांव में, है ना, वहां पे दिन में 70-100 रुपए का बिजनेस होता था जिसमें थोड़ा सा पैसे बचते थे। हम अपने जो फैमिली है पूरी,
है ना, सब लोग उसमें काम करते थे। हम 4 बच्चे और माता पिताजी, हम सारे के सारे उसमें, मैं मतलब सुबह 5-6 बजे उठ के उस रेस्टोरेंट में खाना बनाने से लेके जो डिश होते थे, इडली वड़ा, जो साउथ इंडियन डिश है, वो हम सब बना के, फिर एज ए वेटर भी काम किया, क्लीनर भी काम किया और सब कुछ किया। लोगों के झूठे बर्तन भी धोए थे उस वक्त। तो लेकिन उस वक्त बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती थी कि क्या होगा आगे लाइफ में क्या। लेकिन मेरे पिताजी इतना स्ट्रांग, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको कि लाइफ में किसी भी वक्त आपको हारना नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास कुछ था नहीं। जब हम पैदा हुए पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ते फिर कैसे करके हमने उस चीज से निकलते हुए, बचपन पूरा ऐसे हमने खेल कूद या ऐसी कुछ चीजें देखी नहीं। और मेरी एक दीदी है, अभी मैं उनको भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी हम रोज टच में रहते हैं। कभी मन ऐसे होता था एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो उस सिचुएशन से निकल के अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, जो भी चीजें कर पाया हूँ जिंदगी में, और अगर उस छोटे से शहर से निकल के, कुछ था नहीं है, एक कर्नाटक के कोने में मैं एक गांव में था, तो मुंबई शहर में आके किसी के मदद के बिना, कोई भी गॉडफादर नहीं है यहाँ पे, और अपने आत्मविश्वास और आपके जो काम की प्रति श्रद्धा से यहाँ तक हम आ सकते हैं। अप एंड डाउन तो आता ही रहता है लाइफ में, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं, बस वही मैंने कहा, कभी भी लाइफ में किसी भी टाइम पे आपको ऐसे लगता है मन में कुछ ये है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। डेफिनेटली जरूर मैं आपसे बात करके आपका जो भी जितना मुझे एक्सपीरियंस है लाइफ की, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली स्पीचलेस नाउ। मेरे पास अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ उसे दिखाने के शब्द नहीं बचे, क्योंकि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ पर्सन हु इज सो डाउन टू अर्थ लाइक यू। एंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ इस वक्त कि मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिला। एंड आई एम श्योर बाकी सारे मेरे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सब यही फील कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड आई थिंक द सेशन हैज कम टू एन एंड, बट हमारा जो ये कारवां है, जो सिलसिला है, जो आज चालू हुआ है, जो शुरू हुआ है, आई होप वो बहुत आगे तक जाए और हम ऐसे ही आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू सो मच सर। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इस कोविड के दौरान आप भी और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी सेफ रहें और सब सतर्क हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। एकदम, जी। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सर।